नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन चैनल पर, जहां कंप्यूटर की पढ़ाई होती है एकदम आसान और सटीक जानकारी के साथ। आज का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी, जो कि होने वाला है आपका मेन एग्जाम के लिए। और इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, साथ में उनके सॉल्यूशन की। अगर आप डीसीए, पीजीडीसीए, एमएससी या बीसीए कोर्स कर रहे हैं तो आपको ये सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य रहेगा एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हल करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट 5। यूनिट 5 के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा? डॉस एंड लाइनेक्स। इसकी कुछ बेसिक चीजें मिलेगी और साथ में इसकी कुछ कमांड्स जो बेसिक रूप से काम आती है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन इस यूनिट के अंतर्गत, जिसका जो आप देख सकते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो डॉस का परिचय दीजिए। इसके साथ ही ड्राइव नेम, जो फाइल सिस्टम है जैसे फाइल एलोकेशन टेबल हो जाता है, फाइल और जो निर्देशिका हो जाती है उसकी स्ट्रक्चर, मतलब फाइल और जो फ़ोल्डर उसके स्ट्रक्चर को बताना है। ठीक, इसके अलावा आपको रूल्स और नेमिंग, नामकरण का रूल्स समझाना है। जैसे आप जो फाइल का नाम देते हैं कि नहीं सेव करते समय, तो उसका नियम क्या होता है, वोटिंग प्रोसेस क्या हो जाती है, और डॉस फाइल सिस्टम के बारे में समझाना। अभी एक ही में बहुत सारे आ गए हैं, हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा भी तो उसको आपको किस प्रकार समझाना है कि भाई आपको 6 से 7 पेज ही लिखना है, ज़्यादा आपको नहीं जाना है। ठीक है, और ये कम भी आता है तो आपको 6 से 7 पेज ही लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को हम देखते हैं एक प्रकार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉस की। तो डॉस क्या है? डॉस एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब है ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आ जाता है, जो बेसिक रूप से कंप्यूटर को काम करने योग्य बनाता है। तो सबसे शुरुआत में जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया था तो डॉस ही आया था। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? अभी वर्तमान में आपको विंडोज़ देखने को मिल जाता है। तो विंडोज़ का जो पिछला वर्जन है, पिछला वर्जन तो ना बोले परंतु उसका पूर्वज बोल सकते हैं, क्या? डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है, जो कि मुख्य रूप से डिस्क को मैनेज करने के लिए काम करता था। और ये कैसा था? ये था आपका सीयूआई, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के रूप में काम करता था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे सीएलआई यानी कमांड लाइन इंटरफेस के लिए काम करता था। ये मुख्य रूप से एमएस डॉस और एक पीसी डॉस, दो प्रकार से आता है, जैसे फाइल मैनेजमेंट, प्रोग्राम चलाना, हार्डवेयर कंट्रोल करना, ये सारे काम करता था। यहाँ देखिए आपको ड्राइव नेम की अगर बात करें तो ड्राइव नेम मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होते हैं? आपने देखा होगा कंप्यूटर में सी ड्राइव से चालू होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ए ड्राइव और बी ड्राइव कहाँ गई? तो ए और बी क्यों नहीं लेता ये? तो ए और बी इसलिए नहीं लेता क्योंकि जब डॉस यूज़ करते थे हम, तो डॉस में हार्ड डिस्क यूज़ ना होकर क्या यूज़ होती थी? फ्लॉपी डिस्क यूज़ होती थी। तो जो फ्लॉपी डिस्क होती थी आज भी उसके लिए जगह छोड़ी जाती है, ए और बी। इसका मतलब है आपके ड्राइव लेटर कहाँ से शुरू होंगे? सी से, और सी से लेकर आखिरी तक, जैसे सी है, डी है, उसके बाद ई है, एक्स्ट्रा मतलब जो बढ़ते जाती है ड्राइव, जितने पार्टीशन होते हैं या जितनी डिस्क होती है हमारे पास में। तो ये ड्राइव नेम आपको समझ में आ गया अल्फ़ाबेटिक लेटर में इस प्रकार। इनको हम बदल भी सकते हैं, ये नाम जो लिखा है इसको हम बदल सकते हैं राइट क्लिक करके। तो यहाँ देखिए पहला जो है फ्लॉपी के लिए छोड़ा जाता था, दूसरी फ्लॉपी के लिए दूसरा बी, और सी जो है आपका क्या हो जाता है? हार्ड ड्राइव के लिए हो जाता है। बाकी डी ई जो भी है वो सी डी यूएसबी उनके लिए छोड़ा जाता था। तो ये हो जाते हैं आपके ड्राइव के नेम। उसके आ जाता है फाइल एलोकेशन टेबल, जिसे हम बोल देते हैं फैट। तो जब भी हम डॉस में कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ होती है, स्टोर होती है, तो वही कहलाता था फाइल एलोकेशन टेबल। जैसे आप देखिए बूट सेक्टर है, फाइल एलोकेशन टेबल है, डायरेक्टरी किस प्रकार से यूज़ हुई है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें फाइल एलोकेशन टेबल में स्टोर हो जाती थी इस हिसाब से। तो यह डिस्क पर सभी फाइल का एक स्थान ट्रैक करता था। जब कोई फाइल सेव होती तो फाइल एलोकेशन टेबल उसे सेक्टर्स में बांटकर स्टोर करता था। ठीक, इसके अलावा आप देखोगे तो ये फाइल एलोकेशन टेबल 12, 16 और 32 देखने को मिल जाता है। अब ये एफ यूज़ नहीं होता, अभी वर्तमान में यूज़ होता है NTFS। ठीक है, NTFS यूज़ हो जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर फाइल और डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे रूट डायरेक्टरी आप यहाँ देख सकते हैं, ये सब डायरेक्टरी है। सब डायरेक्टरी के अंतर्गत कुछ चाइल्ड डायरेक्टरी देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से संरचना होती है हमारे स्टोरेज के अंतर्गत। तो यहाँ मुख्य डायरेक्टरी को बोला जाता है रूट डायरेक्टरी, जो कि सी ड्राइव है हमारी अभी वर्तमान में। और सब डायरेक्टरी के अंतर्गत, सी के अंतर्गत मतलब जो भी यूज़र है, सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन यूज़र है या फिर जो भी है, वो सारी चीज़ें एक के बाद एक इस प्रकार आ जाती है। तो ये रूट देख सकते हैं आप, रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर स्टडी, उसके अंदर नोट्स, उसके अंदर फाइल। तो ये फाइल जो है फाइल डॉट टी एक्स टी एक फाइल है, बाकी सब फोल्डर है। ठीक है, अब नामकरण के नियम क्या हो जाते हैं?
जब भी हम फाइल को सेव करते हैं तो सेव करते समय हमको ध्यान देना होता है कि एक तो होता है प्राइमरी नेम और दूसरा होता है सेकेंडरी नेम, एक्सटेंशन नेम जिसे हम बोलते हैं। तो प्राइमरी नेम अधिकतम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए? 8 कैरेक्टर का। और जो एक्सटेंशन वाला है वो होना चाहिए 3 कैरेक्टर का। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया क्या, फाइल, तो ये फाइल जो है आपका प्राइमरी नेम, डॉट लगा के हम क्या देते हैं, डॉट लगा के हम देते हैं TXT। तो TXT जो है मुख्य रूप से 3 का ही होता है। कुछ बाइनरी फाइल्स होती है जैसे कि मतलब जो डॉस के अंतर्गत होती है वो 2 कैरेक्टर की होती है। और अभी वर्तमान में एडवांस फाइल एक्सटेंशन आ गए, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट सेव कर रहा है तो DOCX के नाम से देखिए 4 कैरेक्टर हो गए। तो अधिकतम यहाँ पे 8 कैरेक्टर होना चाहिए फाइल किसके अंतर्गत, डॉस में, डॉस के नेमिंग के हिसाब से, और 3 कैरेक्टर का एक्सटेंशन होना चाहिए। ठीक है, नाम में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फाइल माय फाइल इस प्रकार से और स्पेस दे दिया और ऐसे लिख दिया तो ये गलत कहलाता है। तो स्पेस नहीं होना चाहिए, कुछ स्पेशल सिंबल यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, और नाम केस सेंसिटिव नहीं होते। ठीक है, मतलब ये जो है ये वाला सेव करो या ये वाला सेव करो, दोनों एक ही माने जाते हैं। ठीक, तो ये हो जाती है आपकी क्या, फाइल नेमिंग सिस्टम। उसके बाद हो जाता है बूटिंग प्रोसेस। तो बूटिंग प्रोसेस हम किसे बोल देते हैं? जब कंप्यूटर को हम चालू करते हैं, मान लीजिए हमने पावर ऑन किया, तो पावर ऑन करने से लेकर जो आपका यूज़र इंटरफेस दिखता है, यूज़र इंटरफेस बोले तो जहाँ पे कंप्यूटर काम करने योग्य चालू हो जाता है, तो इतने तक की प्रोसेस को हम बोल देते हैं बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग का मतलब हो जाता है कंप्यूटर के चालू होने की पूरी प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस बोल देते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब कंप्यूटर हार्ड डिस्क से रैम में, मतलब जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में स्टोर हो जाता है तो उसे हम बूटिंग बोल देते हैं। और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर काम करती है, जैसे कि बायोस लोड होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद लोड मतलब जो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, पोस्ट की प्रोसेस हो जाती है, फिर हो जाता है बूटिंग लोडर, फिर हो जाता है डॉस डॉस की फाइल सिस्टम लोड हो जाती है, फिर command.com, यानी कि साथ में मतलब जो यूज़र इंटरफेस है वो दिखता है लास्ट तक। तो यहाँ पे आप स्टेप्स देख सकते हैं, इस प्रकार का डायग्राम भी बना सकते हैं। आप डॉस सिस्टम फाइल्स के अंतर्गत अगर देखें तो डॉस में मुख्य रूप से 3 फाइल्स होती है। IO.sys, ठीक है, जो इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करती है। MS-DOS.sys जो डॉस कर्नल और OS के मुख्य कार्यों को करती है। command.com जो हो जाती है कमांड इंटरफेस, यूज़र की कमांड को एग्जीक्यूट करने का काम करती है, तो यूज़र इंटरफेस के लिए काम करती है। और ये फाइल्स जो है C ड्राइव के रूट में छिपी हुई होती है, यानी कि हाइड होती है और सिस्टम फाइल्स के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर ये फाइल नहीं है तो सिंपल सी बात है, बूटिंग होगी क्या, बूटिंग नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, डॉस की कमांड्स को समझाइए। डॉस की कमांड्स, कमांड्स बोले तो जब भी हम कोई काम कराना चाहते कंप्यूटर में डॉस के अंतर्गत तो उसे हम कोई ना कोई निर्देश देते थे, तो टाइप करके जो निर्देश देते थे उन्हीं को हम बोल देते हैं डॉस की कमांड। क्या बोल देते हैं? डॉस की कमांड। अब यहाँ पे 2 प्रकार की कमांड है, कुछ तो डॉस को इंस्टॉल करते बराबर आ जाती है जिसे हम इंटरनल कमांड बोल देते हैं, कुछ अलग से हमारे कार्यों को हिसाब से हमको इंस्टॉल करना होता है, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, तो ये हो जाती है एक्सटर्नल कमांड। तो यहाँ पे जैसे DIR कमांड को समझाना है, MD कमांड को, CD कमांड को, RD है, कॉपी है, डेल है, इसके अलावा REN है, ट्री कमांड है, फॉर्मेट है, सॉर्ट है, fdisk है, sys है, इनको समझाना है। तो स्पेशली ये पूछा जा सकता है इस प्रकार का, परंतु अगर ना पूछे तो ऐसा सिंपल पूछ लेगा कि डॉस की किन्हीं 5 इंटरनल कमांड और 5 एक्सटर्नल कमांड को समझाइए। तो चलिए सबसे पहले तो हम डॉस का जो इंटरफेस है वो ओपन कर लेते हैं। CMD यहाँ पे देखिए CMD, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए आपको जो दिख रहा है यहाँ पे ये कहलाता है कमांड प्रॉम्प्ट। command.com यहाँ पे लोड हो चुकी है। तो हम सिंपल एक कमांड टाइप करते हैं, जब भी हमको कुछ चीज़ टाइप करना है तो यहाँ पे टाइप होता है। मान लीजिए इतना यहाँ तक गया और ये देखिए ग्रेटर देन लगा, ग्रेटर देन के बाद जो टाइप होगा वो डॉस की कमांड होगी। तो DIR जैसे करें, जितनी भी हमारी ड्राइव में, यानी कि यहाँ पे देखिए आप, डायरेक्टरी क्या है हमारी, C रूट डायरेक्टरी, यूज़र, यूज़र के बाद जो यूज़र नेम है वो हमारा, और उसके बाद अंदर जितनी भी डायरेक्टरी है, फाइल्स है, सबको एक साथ दिखा दिया लाइन से। देखिए कुछ हिडन वाली भी दिखती है, जैसे हिडन वाली आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो फोल्डर से दिख रहा है, फोल्डर को यहाँ पर डायरेक्टरी बोला जाता है। तो डायरेक्टरी और फाइल्स की लिस्ट देखें तो 5 फाइल है और 30 डायरेक्टरी, इनको सबको दिखाना है तो हम DIR कमांड का उपयोग करते हैं। DIR लिखे, कुछ स्पेशल ऑप्शन भी होते हैं इसमें, हमको ज़्यादा लोड नहीं लेना। फिर एक हो जाती है CD कमांड, CD में डॉट डॉट करेंगे तो एक स्टेप वापस चले जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम जो है CD यहाँ पे हमने लगा, ये स्लैश दबाए, देखिए मेन उसमें आ गए, और CD करके हम लिखेंगे यूज़र्स। ये देखिए यूज़र्स लिखे तो अंदर आ गए। फिर उसके बाद ये हम CD करके लिखते हैं सरकार स्टडी वेब्स
ऐसे, तो उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर और कुछ फोल्डर बनाना तो MD कमांड का उपयोग करते हैं। तो ले देखा, बात की जा रही कि हम सिंटैक्स का उपयोग कैसे करेंगे। जो रूट है हमारा, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट है जो कंप्लीट, ठीक है, और उसके बाद हम जो है कमांड लिखना चालू करेंगे। कैसे लिखेंगे, एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कंप्लीट जो डिटेल में समझाया हूँ डॉस और मतलब लाइनेक्स वाले वीडियो, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप चलोगे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे आपको सारी जो PDF है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इन PDF को आप जो है क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको जाना है यूट्यूब चैनल, ठीक है, सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, इसमें प्ले लिस्ट में जाना है। और प्ले लिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे PGDCA DCA फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत डॉस और लाइनेक्स फंडामेंटल, इसके अलावा PC पैकेज, MS एक्सेस, मल्टीमीडिया, ABB.NET, सभी के वीडियो यहाँ कंप्लीट रूप से मिलेंगे। साथ ही मेन एग्जाम में उत्तर कैसे लिखें ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको ज़रूर देखें ताकि आपका जो काम है काफ़ी आसान हो जाए और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल पाए। चलिए यहाँ पे कमांड के बारे में देखें तो डॉस के अंतर्गत एक होती है इंटरनल कमांड और एक होती है एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड command.com फाइल रन होती है, लोड होती है, उसके साथ ही ये उपलब्ध होते हैं। परंतु एक्सटर्नल को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे dir मैंने बताया, ये डायरेक्टरी की लिस्ट और फोल्डर की लिस्ट दिखाता है, dir से इसे प्राप्त कर सकते हैं। MD जो है फाइल्स फोल्डर्स को बनाने का काम करता है। मेक डायरेक्टरी इसका फुल फॉर्म है। नया फोल्डर बनाना है, नया डायरेक्टरी, तो ये माय मतलब MD लिखे और या फोल्डर का नाम हम डायरेक्टली दे सकते हैं माय फोल्डर। इसके अलावा CD चेंज डायरेक्टरी, मैंने बताया था CD लिखे और माय फोल्डर लिखे तो डायरेक्टरी में हम पहुंच जाते हैं। RD जो होता है MD के द्वारा जो डायरेक्टरी बनी है उसे रिमूव करने का काम करती है RD, यानी कि RD माय फोल्डर। उसके बाद कॉपी की बात करें तो कॉपी जो हो जाता है, क्या हो जाता है, फाइल्स और फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करता है, जैसे कि पुरानी फाइल का एड्रेस और नई फाइल का एड्रेस। ठीक है, इसके अलावा DEL जो हो जाता है डिलीट करने का काम करता है। जो फाइल हमने बनाए थे कॉपी कौन से, उसके डिलीट करने का काम कौन करेगा, DEL। इसके अलावा REN यानी कि जो भी फाइल फोल्डर है उसका नाम बदलने का काम करेगा, जैसे पुरानी फाइल का नाम और नई फाइल का नाम, मतलब REN लिखे, पुरानी फाइल का नाम, नई फाइल का नाम। तो ये हो जाती है हमारी कुछ इंटरनल कमांड। इनको एग्जाम्पल के साथ और सिंटेक्स के साथ आपको समझाना है। अब कुछ एक्सटर्नल कमांड की बात करें तो एक्सटर्नल कमांड के अंतर्गत आपको मिल जाती है .exe, .com, .bat के लिए, मतलब जो है इनको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, जो ऑटोमेटिक लोड नहीं होती command.com के साथ। जैसे ट्री कमांड है तो ट्री कमांड पूरा ट्री स्ट्रक्चर दिखाती है, फाइल्स फोल्डर क्या है पूरा। जैसे हम मान लो यहाँ सरकार स्टडी वेब्स के अंतर्गत गए, या फिर उदाहरण के लिए चलिए हम यहाँ पे ट्री कमांड टाइप कर देते हैं। ये एक्सटर्नल है, कभी कभी लोड होती, कभी कभी नहीं होती। तो देखिए किस फोल्डर के अंदर क्या फाइल है, बहुत, ये देखिए कभी ज़्यादा फाइल्स है तो ये ढूंढते ही रहेगा। देखिए यहाँ पे कितना खतरनाक चल रहा है, ये देखिए यहाँ आ गया। तो ये किस फाइल के अंदर कितना फोल्डर है, सब फोल्डर है, फाइल्स है, सारी चीज़ों की लिस्ट श्रृंखला कौन दिखाता है, ट्री कमांड दिखाता है। फॉर्मेट तो जो हो जाता है पुराना डाटा को हटाकर फाइल को, मतलब फाइल सिस्टम बनाता तरीके से, मतलब तो फॉर्मेट करता है, ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करता है। सॉर्ट कमांड सॉर्ट करता है A to Z सारी चीज़ों को, या Z to A। एफ डिस्क जो है हार्ड डिस्क को जो है पार्टीशन के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है एफ डिस्क कमांड। सिस कमांड जो हो जाती है बूटेबल बनाती है कोई भी डिस्क को, ठीक है, सिस्टम फाइल को ट्रांसफ़र करता है। अब नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर की अवधारणाओं को समझाना। जैसे फ्री सॉफ्टवेयर क्या हो जाते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या हो जाते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या हो जाते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में IT के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में बताना है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है वो तो आपको पता चल गया, इंस्ट्रक्शंस का समूह, प्रोग्राम, और प्रोग्राम एक हो या मल्टीपल हो वो कहलाता सॉफ्टवेयर, कोई विशेष काम करने के लिए। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर है, जैसे फ्री सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो फ्री और ओपन सोर्स लगभग मतलब जो है फ्री सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ठीक है, पर ओपन सोर्स जो हो जाते हैं वो ऑलरेडी फ्री में उपलब्ध हो जाते हैं। तो फ्री मतलब जिनके लिए कोई चार्जेस नहीं देना होता है, ठीक है, सबके लिए ओपन होते हैं, और सोर्स कोड भी उसमें एडिट कर सकते हैं। तो ये फ्री और ओपन सोर्स कहलाते हैं। परंतु इसका जो सोर्स है वो गुप्त रहता है, और ये जो है कंपनी या डेवलपर के अंडर में रहता है, और इसके लिए चार्जेस भी देना होता है। जैसे उदाहरण के लिए फ्री सॉफ्टवेयर की श्रेणी में लाइनेक्स है, लिब्रे ऑफिस है, मोजिला फायरफॉक्स है, गिम्प आ जाता है। और ख़रीदने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मतलब प्रोप्राइटरी विंडोज़ को हम खरीदते हैं, MS ऑफिस को खरीदते हैं, एडोब फोटोशॉप को, मतलब जिनका सब्सक्रिप्शन लेना होता है वो कहलाते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मालिकाना हक जिसके लिए किसी के अंडर में रहता है। GNU या अन्य ओपन सोर्स लाइसेंस के अंतर्गत ये आता है फ्री और ओपन, और इसका उपयोग करने के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है, किसके लिए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए, और ये फ्री में मिल जाते हैं, और ये इनके लिए भुगतान करना होता है। इसके लिए देखिए यहाँ पे उपयोगकर्ता को इसकी अपनी ज़रूरत के अनुसार बदल सकता है, कस्टमाइज़ कर सकता है, और ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता।
ये समुदाय आधारित सहायता होती है, मतलब कम्युनिटी के लिए सपोर्ट हो जाता है, यहाँ कम्युनिटी रहती है। और यहाँ पे कंपनी द्वारा प्रोफेशनल सहायता मिलती है। तो ये हो जाते हैं हमारे दोनों में अंतर। इसके अलावा आईटी के अनुप्रयोग बोले तो देखिए एजुकेशन में इसका उपयोग हो जाता है, जैसे ऑनलाइन कक्षाएँ, ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं। अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन क्लास ही है। ई प्लेटफ़ॉर्म, ई लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म स्वयं, एनपीटीईएल। इसके अलावा देखिए स्मार्ट क्लासरूम है, डिजिटल लाइब्रेरी है। हेल्थ सेक्टर में देखें तो हॉस्पिटल सिस्टम है, टेलीमेडिसिन है, मरीजों का रिकॉर्ड मैनेजमेंट कर सकते हैं। बैंकिंग की अगर बात करें तो ऑनलाइन बैंकिंग है, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग है। इसके अलावा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, तो मतलब आईटी के विभिन्न उपयोग है, जैसे बिजनेस में आप देख सकते हैं, ई गवर्नेंस में देख सकते हैं, इंटरटेनमेंट में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, इन सब है, इनको सभी जगह इनका उपयोग हो जाता है। मतलब आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ये सारी चीज़ तो आप लगभग लगभग सभी उपयोग करते हैं, जैसे आईआरसीटीसी, रेड बस उपयोग करते हैं, जीपीएस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लाइनेक्स का अवलोकन कीजिए, यानी कि उसका इतिहास बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए, हार्डवेयर की आवश्यकताएं बताइए और विभिन्न प्रकार के लाइनेक्स को बताना है। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जैसे डॉस था वैसे लाइनेक्स है, परंतु कुछ फीचर्स अलग हो जाते हैं, जैसे ओपन सोर्स है और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है ये। तो ये यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स कैसा था? यूनिक्स पेड, परंतु लाइनेक्स को लिनस टोरवेल्ड्स ने यूनिक्स के आधार पर ही बनाया, पर फ्री और ओपन सोर्स बनाया। तो ये इसके अंतर्गत सर्वर है, डेस्कटॉप है, मोबाइल एप्लीकेशन है, एम्बेडेड सिस्टम है, ये व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। किसका? लाइनक्स का। जैसे यहाँ देखोगे तो हिस्ट्री के अंतर्गत हम देख सकते हैं 1991 में लिनस टोरवेल्ड्स नामक एक फिनिश जो छात्र है उसने लाइनक्स कर्नल का विकास किया, और लाइनक्स की प्रेरणा यूनिक्स से ली गई थी। यूनिक्स पहले, इसके पहले डेवलप हुआ था। तो एक ओल्ड और पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। प्रारंभ में केवल टेक्निकल उपयोग के लिए था, लेकिन धीरे धीरे इसका उपयोग जो है लोकप्रिय हो गया, और जीएनयू प्रोजेक्ट के साथ मिलकर लाइनेक्स ने एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जिसे आमतौर पर जीएनयू लाइनेक्स भी कहा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं देखें तो ओपन सोर्स बोले तो इसका कोड जो है फ्री अवेलेबल हो जाता है, हम सुधार कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। मल्टी यूज़र, मतलब एक समय में कई यूज़र एक ही सिस्टम पर कार्य कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग, बोले तो कई प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं। पोर्टेबिलिटी, बोले तो यह विभिन्न हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर काम करता है। सिक्योरिटी की बात करें तो लाइनेक्स में मजबूत सुरक्षा प्रणाली होती है, जो फाइल अनुमति यानी फाइल परमिशन और एन्क्रिप्शन के लिए उपलब्ध कराता है। नेटवर्किंग की अगर बात करें तो यह मजबूत यानी कि पावरफुल नेटवर्किंग कैपेसिटी के साथ आता है। सर्वर में आज की डेट में देखें तो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर में लाइनेक्स का यूज़ किया जाता है। काफ़ी कम लागत, बोले तो लाइसेंस फ्री फीस नहीं होती है, जिससे ये सस्ता विकल्प माना जाता है। हार्डवेयर क्या चाहिए? मतलब लाइनेक्स आपके कंप्यूटर में डालना है तो आपके पास में क्या होना चाहिए? सीपीयू। सीपीयू मिनिमम आपका 500 मेगाहर्ट्ज़ होना चाहिए। अभी आप देखोगे 2.6 गीगाहर्ट्ज़ का सीपीयू आता है, तो मिनिमम ये बोल रहा है। और पेंटियम थर्ड का चाहिए आपको, ठीक है। पेंटियम 4 या पेंटियम थर्ड भी आपका चल जाएगा। रैम कितनी चाहिए? 256 GB ubuntu के लिए, और डेस्कटॉप के लिए 2 GB या अधिक आप देख सकते हैं। हार्ड डिस्क की बात करें 2 GB से शुरू है, 20 GB तक यहाँ पे अधिकतर है इसके वर्जन के हिसाब से। डिस्प्ले तो कोई दिक्कत नहीं, अभी वर्तमान में अच्छे ही आ रहा है। चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके कुछ प्रकार हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन इन्हें बोल देते हैं। तो यहाँ अबंटू है, शुरुआती उपयोगकर्ताओं के लिए यहाँ पे काफ़ी सरल। डेबियन स्थिरता और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। फेडोरा की बात करें, नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ आता है। सेंटोस RHEL सर्वर और एंटरप्राइज उपयोग के लिए भरोसेमंद है। आर्क लाइनेक्स की बात करें तो एडवांस यूज़र के लिए पूरी तरह कस्टमाइजेबल है। काली लाइनेक्स की बात करें तो एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा के लिए उपयुक्त है। लाइनेक्स मिंट की अगर बात करें तो विंडोज़ यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है लाइनेक्स मिंट, ठीक है। तो आप इनमें से अगर चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कैसे करना मैंने बताया था, और मैं अलग से वीडियो इसका बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स सिस्टम की मूल बातें, जैसे कि उसकी फाइल सिस्टम क्या हो जाता है, प्रोफाइल है, लॉगिन फाइल्स, कर्नेल, लॉगिन और लॉगआउट प्रक्रिया, इन सब के बारे में आपको समझाना है। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ देखें तो स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज जो हो जाती है फाइल सिस्टम, उसके बारे में। तो रूट डायरेक्टरी को स्लैश से दर्शाया जाता है। रूट डायरेक्टरी बोले तो मुख्य जो फोल्डर हो जाता है वो रूट डायरेक्टरी कहलाता है। इसके अलावा बिन मतलब बाइनरी फाइल्स होती है, जैसे LS है, CP है, MB है। फिर बूट के अंतर्गत बूट लोडर हो जाता है, कर्नल की इमेजेस हो जाती है। ETC मतलब सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो जाती है। होम के अंतर्गत देखोगे तो सभी यूज़र्स की व्यक्तिगत फाइल्स या डायरेक्टरीज होती है। लिब बोले तो लाइब्रेरीज फाइल्स होती है। मिंट के अंतर्गत देखो तो माउंट किए गए फाइल सिस्टम के लिए अस्थायी स्थान हो जाता है। फिर OPT यानी ऑप्शनल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के लिए हो जाता है ये डायरेक्टरी। प्रॉक की बात करें तो ये रनिंग प्रोसेस और सिस्टम की जानकारी रखती है। रूट के अंतर्गत रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी हो जाती है।
और एस पिन के अंतर्गत सिस्टम एडमिन के लिए आवश्यक कमांड्स हो जाती है। टीएमपी बोले तो टेम्परेरी अस्थायी फाइल्स यहाँ पे हो जाती है, और यूज़र के अंतर्गत यूज़र से संबंधित प्रोग्राम्स, डेटा, लाइब्रेरी होती है। वीआर की बात करें तो लॉग फाइल्स है, मेल है, स्पूल, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है कहाँ पे, ये डायरेक्टरीज के अंतर्गत। चलिए आगे देख लेते हैं प्रोफाइल और लॉगिन प्रोफाइल। तो जो रोल है, रोल किसका, प्रोफाइल और लॉगिन फाइल्स का, वो देख लेते हैं। सबसे पहले ईटीसी प्रोफाइल की बात करें, सभी यूज़र के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग यहाँ देखने को मिल जाती है। और ये देखिए आपको टिलाइड सिंबल देखने को मिलेगा। बेस प्रोफाइल यूज़र का व्यक्तिगत प्रोफाइल लॉगिन पर जो है रन हो जाता है। फिर बेस एचआरसी की बात करें तो हर बार नई टर्मिनल विंडो खोलने पर रन होता है। और बेस लॉगआउट के अंतर्गत देखें तो लॉगआउट पर ऑटोमेटिक रन होता है। ये हो जाती है आपकी प्रोफाइल और लॉगिन फाइल्स। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा कर्नल। कर्नल एक प्रकार से लाइनेस का दिमाग होता है, माइंड होता है, जिसके अंतर्गत देखोगे सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। जैसे यूज़र स्पेस है, कर्नल स्पेस है, और जीएनयू लाइनेक्स के अंतर्गत ये चीज़ देखने को मिल जाती है। तो हार्डवेयर, प्लेटफॉर्म और यूज़र के मध्य कम्युनिकेशन कौन करता है, कर्नल करता है। तो सिस्टम कॉल इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आर्किटेक्चर डिपेंडेंट कर्नल कोड है। जीएनयू सी लाइब्रेरी, जीलिब देखने को मिल जाती है। यूज़र एप्लीकेशन, तो सारी चीज़ें कर्नल ही संभालता है। यानी कि मुख्य हिस्सा होता है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में क्या काम करता है, ब्रिज का, जिसका मुख्य काम मेमोरी मैनेजमेंट हो जाता है, प्रोसेस मैनेजमेंट हो जाता है, डिवाइस कंट्रोल, फाइल सिस्टम एक्सेस, ये सारी चीज़ें कौन करता है, कर्नल करता है। ठीक है, और कर्नल ओपन सोर्स है और लगातार अपडेट होते रहता है। अब लॉगिन प्रोसेस लाइनेक्स के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर सबसे पहले सिस्टम ऑन करते हैं। बूट लोडर बोले तो GRUB कर्नल लोड हो जाता है। इनिट या सिस जो है सिस्टम डी प्रोसेस रन होती है। लॉगिन सर्विस जैसे गेट TY को स्टार्ट करती हैं। लॉगिन स्क्रीन आती है, यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाता है। फिर उसके बाद आप देखोगे सफल लॉगिन पर सेल स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है कहाँ पर, लॉगिन प्रोसेस के अंतर्गत। फिर लॉगआउट प्रक्रिया के अंतर्गत देखें तो जब एग्जिट किया जाता है, लॉगआउट किया जाता है, तो सेल बंद हो जाती है। लॉगआउट स्क्रिप्ट बोले तो बेस लॉगआउट यहाँ पर रन होती है, टर्मिनल बंद हो जाता है या फिर लॉगिन स्क्रीन वापस चली जाती है। तो ये हो जाती है कंप्लीट रूप से यहाँ पर लॉगआउट की प्रोसेस। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ कमांड पूछी जा रही है लाइनेक्स के अंतर्गत। BC है, कैल है, कैट है। तो जैसे डॉस का हम रन करते हैं वैसे लाइनेक्स का भी। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले BC बेसिक कैलकुलेटर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे BC हमने लिखे, फिर गणनाएं हम लिख सकते हैं और काम कर सकते हैं। कैल कमांड कैलेंडर के लिए यूज़ हो जाता है। कैल लिखे, वर्तमान महीने का कैलेंडर यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा, जैसे कि 2025 का कैलेंडर यहाँ पे दिख जाएगा। कैट लिखें तो कॉनकैटिनेट के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं CD चेंज डायरेक्टरी के लिए यूज़ होता है, जैसे डॉस में हमने देखे थे। इसके बाद क्लियर मतलब स्क्रीन को क्लियर करने के लिए काम करता है, जैसे डॉस में हमने CLS देखा था। CMP की बात करें, कंपेयर, दो फाइलों को आपस में तुलनात्मक अध्ययन करता है, पहली फाइल और दूसरी फाइल। CP बोले तो कॉपी कमांड है, ये एक फाइल को जो है मतलब एक प्रकार से फाइल या डायरेक्टरी की कॉपी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मूव कमांड MB रीनेम करने के लिए या मूव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डेट वर्तमान डेट प्रदर्शित करने के लिए। फाइंड किसी फाइल को ढूंढने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। LS लिस्ट को प्रदर्शित बोले तो DIR जो होता था डॉस में, वही यहाँ पे लिस्ट कमांड प्रदर्शित करता है। इसके अलावा PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो ये प्रिंट मतलब वर्तमान में जो डायरेक्टरी काम करे उसको बताता है। मेक DIR डायरेक्टरी को बनाने का काम करता है। मोर मतलब और फाइल या फोल्डर के पेज को दिखाने का काम करता है। फिर RM का मतलब रिमूव, फाइल हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। RMDIR बोले तो डायरेक्टरी खाली करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है या फिर खाली डायरेक्टरी को हटाने के लिए। चेंज ग्रुप ओनरशिप का ग्रुप बोले तो जैसे फाइल या डायरेक्टरी के ग्रुप को बदला जाता है, जैसे स्टाफ फाइल है उसके ग्रुप को चेंज करना है। चेंज मोड फाइल परमिशन को चेंज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और हु वर्तमान में लॉगिन यूज़र को दिखाता है। और हुई इसका मतलब क्या हो जाता है, डोमेन की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाता है हमारा 5th यूनिट का कंप्लीट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन टाइप का। और कंप्लीट नोट्स और वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप बोले तो एग्ज़ाम में आने की संभावित रहते हैं। इन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे बताया, आई होप आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा। तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।